सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, दोबारा बोल रही हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बेटा वो अपने आप में एक डेंसिटी का रेशियो है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस के लिए डिफाइन करी जा सकती है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का अपना मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। राइट, इट इज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो ये बात समझ आई या नहीं? आ गई मैम। है ना? तो Yes, इसका ma'am. मतलब मैं तुमको कह रही थी ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर नीचे ये एक रेशियो है डेंसिटी का, और दोनों में हम सेम यूनिट में लेके चलते हैं। अब देखो, अगर मैं वैल्यू डाल रही हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, पर ml। और ऊपर में डाल देती हूँ डी, डी इज द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। राइट, और वो भी मैं किस में डालूं, जिससे कि ये ग्राम पर रेशियो जो ml। है वो यूनिटलेस हो। तो मैं किस यूनिट में डालूं बेटा, इन ग्राम पर ml। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी, एक तो ये रेशियो हो गया, तो ये यूनिटलेस टर्म हो गया, हाँ या नहीं? यस है मैम। ना? Yes, ma'am. लेकिन जो इसकी वैल्यू होगी बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी, डेंसिटी सब्सटेंस की ऑफ दैट डेंसिटी के सब्सटेंस। बराबर। Sense की density की. है ना? जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जा रही है वो उसकी डेंसिटी के बराबर आ जाएगा, लेकिन नोटिस करो विदाउट यूनिट। अभी मैं बोल रही थी जब न्यूमेरिकल आया तो आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि एसजी जो है वो एक रेशियो हो गया। तो यहाँ कहीं अलग से लिख देती हूँ, चलो, कि जो एसजी है यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो एक यूनिटलेस टर्म है, क्योंकि वो रेशियो है। एसजी इज यूनिटलेस टर्म, लेकिन बट इफ एसजी ऑफ एनी सब्सटेंस, लिखना बात साथ में मेरे बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है इसलिए आप लिखते चलो। एसजी ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, देखो उस वो जो क्वेश्चन था ना उसकी फ्रेमिंग सही नहीं थी, उसमें एसजी के आगे यूनिट लिखी हुई थी। बेटा एसजी के आगे कभी यूनिट नहीं लिखते, आप सुन रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो एसजी की जो वैल्यू दी थी ना, जैसे मान लो 2.3 देनी है, तो 2.3 के आगे कुछ नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ लिखना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट कॉपर इज 2.3, बस। क्यों? क्योंकि एसजी एक रेशियो है, राइट। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये देखो। आई रिपीट, इफ एसजी as SG is unitless term, but if SG of any substance is given in question, then आप उसको डेंसिटी के बराबर ले लोगे ऑफ दैट सब्सटेंस। ये देखो, अगर मैं यहां से इधर देखो, अगर मैं डेंसिटी निकालूं ऑफ कोई सब्सटेंस, राइट, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो जो यूनिटलेस है, तो क्या मुझे उसमें ये मल्टीप्लाई करना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस मैम। यानी मुझे लिखना होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और आगे लिखना होगा ग्राम पर ml। अरे यस बोल मैम। बेटा। यस मैम। तो एसजी अपने आप में एक वेपर डेंसिटी का एक डेंसिटी का रेशियो है, एंड दैट्स व्हाई एसजी है डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट, बट डिवाइडेड बाय जो 1 ग्राम पर ml आपने ये जो लिखा, राइट। लेकिन जो वैल्यू ऑफ एचजी होगी वो उस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर होगी, मगर एसजी की अपनी कोई यूनिट नहीं होगी। यहां मैं लिख रही हूं एसजी इज यूनिटलेस टर्म। मेरा पॉइंट समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बट मुझे तो एसजी दिया हुआ था और मुझे उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए ये पॉइंट लिखा है। हो सकता है अब अच्छे से बात समझ आ गई कि एज एसजी तो यूनिटलेस टर्म है, बट इफ एसजी ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन इन क्वेश्चन, देन वी टेक डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बराबर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कायदे से क्वेश्चन में यूनिटलेस दी होनी चाहिए, लेकिन उसके आगे यूनिट हम लगाएंगे यदि हम उसे डेंसिटी के बराबर लिख रहे हैं, और वो यूनिट फिक्स होगी, और वो क्या होगी?
ग्राम पर ml. ग्राम ये पर है ml. चक्कर। ये समझा रही थी मैं आपको, जो बिना पढ़े नहीं समझ आ सकता। अब पकड़ में आई बात? Yes, Yes. ma'am. तो अब मैं अगर कॉपर की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दूं तो आप कहोगे उसकी डेंसिटी, मान लो कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी में 2.1 दे दूं और कह दूं और बिल्कुल उसके आगे यूनिट ना लिखूं, तो आपको यूनिट खुद लगाना है और वो भी डेंसिटी के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए नहीं। और आपको कहना है डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 2.1 ग्राम पर ml। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत छोटा सा टर्म था इसलिए कभी मैं ध्यान नहीं देती हूँ कि भाई जब जब टाइम बचेगा तब बता देंगे बच्चों को, ठीक है। लेकिन इस तरह तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं हुई, तो मुझे लगा आज ही आपको बता ही देती हूँ, ठीक है, वरना फिर तो चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर ये छोटा सा टर्म मन ही नहीं करेगा आपका भी पढ़ने का। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो सॉलिड लिक्विड सबके लिए डिफाइंड होती है, समझ आया। लेकिन जो मैं अगला टर्म बताने जा रही हूँ विच इज वेपर डेंसिटी, वो सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइंड होती है। सुना आपने ये बात? Yes, ma'am. राइट, तो ये बात आप मेंशन कर लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। मुझे नहीं लगता मैं गैसेस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करूंगी, अभी मैं वेपर डेंसिटी पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो यूजुअली सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर डेंसिटी छिपा के इन लोगों को देना होता है तो ये उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देते हैं। तो आप लिख लीजिए बेटा ये बात कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जनरली यूज्ड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। बस इसके आगे बताने की जरूरत नहीं, सारा हम ऊपर बता चुके। अब नई हेडिंग डालो, फिर से देखो कितना छोटा टर्म था, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड, वैसे ही ऐसे ये भी है, लिखिए वेपर डेंसिटी। इसको भी शॉर्ट में हम लोग वीडी कहते हैं बेटा, ठीक है। ये दो छोटे टर्म हैं, लोगों को नहीं पता होते हैं, तो एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं। पहले मुझे सुन लो फिर नोट करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। आप लोगों को पीएम इक्वल टू डीआरटी आता है ना? Yes, ma'am. क्योंकि मैं उसे यूज करूंगी अभी। आप पहले देखो, एक तो ये वेपर डेंसिटी टर्म केवल गैसेस के लिए यूज होता है, आप चाहें तो अभी बगल में लिख दें, इट इज यूज्ड ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। लेकिन ये होता क्या पहले ये बता दें, फिर अपने आप ही पता लग जाएगा कि गैसेस के लिए। तो ये जो वीडी है यानी वेपर डेंसिटी है, इट इज डेंस, अच्छा लिखो साथ में, लंबा प्रोसेस है तो लिख लो साथ में क्योंकि टाइम फिर डबल लग जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ एनी गैस, लिखो बेटा साथ में, density of any gas at any temperature and pressure divided by density of reference gas at same temperature and pressure। अभी समझाती हूँ, स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही बेटा? Yes, ma'am. हाँ, अब ये सेम टेम्परेचर प्रेशर किसके सेम बोला गया? एक्चुअली डेंसिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी हम ले रहे हैं, लेकिन किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे ले रहे हैं, लेकिन हम एक रेफरेंस गैस लेने जा रहे हैं जिसकी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ये रेशियो लिखा जा रहा है, लेकिन जो रेफरेंस गैस ली जा रही है वो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे ली जा रही है जिस टेम्परेचर प्रेशर पे आपको कोई अननोन जनरल गैस लेने जा रहे हैं, एनी न्यू गैस जो ऊपर आपने न्यूमरेटर में लिखी है। अभी इतने से बात नहीं बनेगी, आपको मैं बता दूं, जब भी आपको रेफरेंस गैस का नाम ना लिया जाए तो वो रेफरेंस गैस हाइड्रोजन गैस होती है। पहले ये नोट पॉइंट नीचे लिखो, फिर आगे इसको वापस समझाते हैं। इफ रेफरेंस गैस इज नॉट गिवन या मेंशन in question, then it is H2 गैस। तो अब मैं ये मान के चल रही हूं कि मैं एकदम नॉर्मल वेपर डेंसिटी जो कि
यूज होती है, जिसको मैंने वेपर डेंसिटी इंटू टू इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऐसे कह के तुम लोगों को डायरेक्ट पढ़ा दिया था, बट असल में वो हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस मान के आया था, और वही बात पहले मैं पढ़ाने जा रही, क्योंकि ज्यादातर रेफरेंस गैस का नाम नहीं बताया जाता और तब वो हाइड्रोजन गैस ही होती है। तो इसका अर्थ है अब वेपर डेंसिटी और क्लियर होगी। यहाँ लिखो डेंसिटी ऑफ गैस, कोई भी गैस, एनी गैस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस, जो भी अननोन गैस आपके लिए है, राइट, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, but divided by density of H2 gas at same temperature and pressure. ठीक है बेटा, राइट। अब जरा आप इस बात पे ध्यान दें कि मैं डेंसिटी सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे दो अलग गैसेस की ले रही हूं, तो आपको नहीं लगता कि मैं पीएम इक्वल टू डीआरटी का कुछ इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या डेंसिटी इसमें भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मुझे बताओ, अगर मैंने फॉर टू डिफरेंट गैसेस पी सेम ले लिया और आर तो सेम होता ही है, टी सेम ले लिया, ठीक है, तो फॉर टू डिफरेंट गैसेस, यानी एक हाइड्रोजन गैस, राइट, अगर पी एंड टी दोनों सेम कर दिए यानी कांस्टेंट कर दिए, तो आपको नहीं लगता है कि m प्रपोर्शन टू डी हो जाएगा? Yes, बोलिए। ma'am. और तो भी अगर मेरी बात नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, क्या मैं दो अलग गैसेस के लिए, यहां से देखो, ठीक है, क्या मैं लिख सकती हूँ P1 m ऑफ वन गैस इक्वल टू D ऑफ वन गैस इंटू RT1, और दूसरे के लिए क्या लिखूं, P1, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो M2, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्री गैस है लेकिन प्रेशर तो वही ले रही हूं मैं, राइट, तो दैट इज इक्वल टू, दूसरी गैस है तो D2 लेकिन RT1, अरे बोलो। Yes, ma'am. तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलूं इसे, तो क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 कर सकती थी, हाँ या Yes. नहीं? तो क्या मैं ये Yes, कह ma'am. सकती हूँ जो वेपर डेंसिटी है, क्योंकि वो सिमिलर कंडीशन में, अच्छा वो तो 2 सेकेंड बाद, पहले ये रेशियो लिख के दिखा दो तुम लोग, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो क्या आएगा, अगर P1 और T1 को कांस्टेंट कर दिया है तो क्या M1 बाय M2 इक्वल टू D1 बाय D2 हो जाएगा? Yes, ma'am. इसी को मैं, अगर आप थोड़े बड़े बच्चे होते तो मैं इससे काम चला लेती कि भाई P एंड T दोनों कांस्टेंट चल ही रहा है दो अलग गैसेस के लिए, तो जिस प्रपोर्शन में डेंसिटी का रेशियो होगा वही हमारे मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो हो जाएगा, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. हम तभी M1 हाइड्रोजन M2 आप गैस भूल ना में जाए कि कहीं मोलारिटी ना लग जाए, तो M1 यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन गैस है, ठीक है, और M2 यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस। अब हम सेकेंड आपने तभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में बाय 2 करते थे मॉलिक्यूलर वेट। हाँ यही तो बिना पढ़े तो कुछ भी आप सीख लें, लेकिन जब पढ़ते हैं सही से तो उसका मतलब समझ आता है, क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कि अब मैं इसे वेपर डेंसिटी में रखने जा रही हूँ, तो वेपर डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, क्या एट सिमिलर, बोलो क्या लिखूं, सिमिलर प्रेशर एंड Temperature and टेम्परेचर pressure. कंडीशन, हाँ या नहीं बेटा? Yes, तो ma'am. क्या Yes, डेंसिटी ma'am. का रेशियो तो सीधे सीधे इनके मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो के बराबर हो जाएगा, Yes, ma'am. एंड दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। और लेकिन ये फॉर्मूला तब सही है जब आपने हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस गैस लिया है बेटा, Yes, ma'am. राइट। और यूजुअली इन क्वेश्चन अगर रेफरेंस गैस नहीं पता होती है तो हम उसे हाइड्रोजन गैस ले रहे होते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और लिख दूं फिर बॉक्स बनाऊं, क्या वही 2 वाली बात लिख दूं, बोलो? तो क्या ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एनी गैस डिवाइडेड बाय 2 हो गया, हाँ या Yes, नहीं? ma'am.
Yes, तो क्या Yes, यहाँ ma'am. से मैं लिख सकती हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस जो अननोन है, इवन गैस मिक्सचर भी है, अगर कोई गैस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी हो तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या लिख सकते हैं, 2 into वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। Yes, ma'am. और यही आज तक मैं आपको कराती रही, एक दो क्वेश्चन में आया था तो मैंने आपसे कह दिया फिलहाल डायरेक्ट कर लो, बाद में मैं आपको इसको कायदे से पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब मैं आपको बता दूं, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना ही है, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना ही है, लेकिन ये तब व्हेन, क्या रेफरेंस गैस क्या है, बोलो। Hydrogen. गैस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, हाँ या नहीं, Yes, इज ma'am. नॉट Yes, गिवन। ma'am. एक्चुअली जब नहीं बता रहा है तो ये बात सही है, तब आपके लिए मैं और लिख देती हूँ यहाँ, H2 इज रेफरेंस गैस हो रही है, ठीक है, देन H2 इज रेफरेंस गैस। लेकिन अगर उसने कह दिया, अभी मैं नोट करने के लिए स्क्रीन ले जाऊंगी ऊपर, ठीक है, कि इफ, अब मैं इसे अलग से नोट पॉइंट में डाल दूं, ठीक है, कि इफ O2 इज रेफरेंस गैस, अरे किसी का भी नाम ले सकता है, कह सकता है मीथेन इज रेफरेंस गैस, समझ गए बेटा। Yes, और अगर ma'am. ये कहकर उसने कह दिया कि वेपर डेंसिटी गैस मिक्सचर की जो है वो 30 दी है, तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस क्या होगा। अब मैं क्या करूं बेटा, क्या मैं एक ही फॉर्मूला एक्चुअली बताना चाह रही हूँ, लेकिन हाइड्रोजन वाला केस इतना कॉमन है कि वो 2 वाला बताना पड़ता है, वरना वेपर डेंसिटी एक्चुअली होती है डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, हाँ या नहीं, Yes, ma'am. Yes, at ma'am. similar condition. So that is actually molecular weight of any gas upon, ये है असली फॉर्मूला, upon molecular weight of reference gas. मैम 960 आ जाएगा मॉलिक्यूलर हाँ जो भी आए, लेकिन आप मेरा पॉइंट समझो, मैं कहना Yes. क्या चाहती हूँ। और भूलना नहीं कि वेपर डेंसिटी डिफाइंड ही कब होती है, एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन ही आपने इसे डिस्कवर किया है, हाँ या नहीं। तो Yes, ये ma'am. जो फॉर्मूला बन रहा है ये जनरल फॉर्मूला बन गया। अब उसने कहा नहीं हम तो O2 को रेफरेंस गैस लेंगे, तो भाई ठीक है ले लो, तो वेपर डेंसिटी फॉर O2 रेफरेंस गैस, तब वेपर डेंसिटी हो जाएगी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस, ठीक है, अपॉन अननोन। अननोन क्यों करे जा रही हूं मैं बेटा, अगर N2 गैस उसने नाम ले लिया मुंह से, तो तुझे वेपर डेंसिटी ही क्या चाहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट तो ऐसे ही 28 पता है। Yes, ma'am. मतलब अननोन मेरे मुंह से बार बार क्यों निकल रहा है, क्योंकि गैस का नाम नहीं पता, या वो गैस मिक्सचर होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट आप नहीं निकाल पाए हो, तो उसको वो वेपर डेंसिटी की मदद से देता है। 2-3 क्वेश्चन कर चुके हो तुम लोग। Yes, ma'am. तो अननोन ही होगी गैस, तभी वेपर डेंसिटी देनी पड़ रही है, वरना फॉर्मूला दे दोगे तो मैं वेपर डेंसिटी क्यों मांगूंगी मॉलिक्यूलर वेट के लिए। तो वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय O2 का मॉलिक्यूलर वेट, यानी 32 ग्राम। 32. बिल्कुल ठीक है, तो यहां से आपका आंसर नया सॉल्व होके आ जाएगा, और जो इस बच्चे ने बहुत पहले ही बता दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस बराबर वेपर डेंसिटी इनटू 32 ग्राम। अब ये मैं आपको याद नहीं करा सकती, क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक केस है, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. अभी मैं O2 रेफरेंस गैस की जगह कोई और रेफरेंस गैस कर दूंगी तो ये आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्मूला, इसको आप याद कर सकते हो। अब मैं स्क्रीन ऊपर ले जाती हूँ, पहले बताओ समझ आ गया। Yes, ma'am. वेरी गुड, अब आप नोट कर लो एक बार वेपर डेंसिटी पूरा। पहले मैं एक लैंग्वेज बोल रही हूँ, जो आपने हेडिंग डाली है उसके नीचे वो लैंग्वेज लिखो। अब मैंने तो जगह रखी नहीं वहां, तो मैं वहां नहीं लिख रही, आपको लिखा रही हूँ। लिखिए वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज, vapor density is defined as density of any gas, density of any gas at any temperature and pressure, density of any gas at any temperature and pressure
विद रिस्पेक्ट टू, ये वर्ड समझते हो आप लोग? Yes, ma'am. विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है रेशियो। विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, density of reference gas at same temperature and pressure, at same temperature and pressure। ठीक है, अब जरा पूरा नोट करो और मुझे बताते जाना कि स्क्रीन ऊपर करनी है। मैम मैम आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है। हाँ बोलो बोलो। मैम इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी ना? हाँ ऑब्वियसली, मैं ये बात ऑब्वियसली तो आप लिख सकते हैं इट इज यूनिटलेस टर्म बिकॉज इट इज रेशियो। ये बहुत इतना कुछ ऑब्वियस बातें हो जाती हैं कि कुछ बातें टीचर का कहना ही नहीं पसंद करता, तो दिख रहा है वो यूनिटलेस है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. लिख Yes, ma'am. लीजिए कि इट इज यूनिटलेस टर्म। मैम नीचे कर लीजिए। नीचे कर दिए। नीचे ऊपर कर दे। यस मैम। यस सर। मैम हमारा जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ चैप्टर 1 ही देंगे या चैप्टर 2 भी, जो मतलब अगर आप स्टार्ट करा देंगी तो वो भी आप देंगे? बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या हमारे पास अभी सफिशिएंट दिन है? आप बेटा ये मान के मत चलो कि हम क्या देंगे, है ना। आपको तो हमेशा पूरा तैयार रखना है और आपको तो पूछने की ma'am. जरूरत भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम कुछ छोटा टारगेट ना बनाएं। 17 तारीख को टेस्ट है तो अभी उसमें बहुत टाइम है। ठीक है बेटा, तो Yes, अगर ma'am. कुछ नया शुरू हो गया होगा तो हम उसे इंक्लूड करेंगे, लेकिन मैं कोई अभी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। मैं सिर्फ पूरे साल एक ही स्टेटमेंट दूंगी कि टेस्ट से पहले तक जितना पढ़ाया जाए आप उसके की तैयारी करके रखें। इज इट ओके Okay, बेटा? हाँ, बस ये है कि टेस्ट से एक दिन या 2 दिन पहले पढ़ाया हुआ चीजें हम कभी नहीं पूछते, राइट। लेकिन मैं अगर अभी आपसे कह दूं कि यही आएगा वो नहीं आएगा तो आपकी वो एनर्जी रहेगी नहीं तैयार करने की और टेस्ट का पर्पस बेकार हो जाएगा। टेस्ट का पर्पस है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रिवीजन, कि बस केवल स्कॉलर डेन में टॉप नहीं करना है बेटा, इंडिया में टॉप करना है ना। बोलो। मैम. तो फिर बहुत बड़ी सोच लेकर चलो, मतलब कभी सोचो ही नहीं कि इम्पॉसिबल बोला मैम ने और बाद में इस बात पे हंसो मैम कैसी बातें करती हैं। तुम्हारे या तुम लोगों के अंदर कैलिबर होगा तभी तो मैं ऐसी बात कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारे क्लासेस के बच्चे जो AIR 1 आए हैं बंसल क्लासेस कोटा में, क्या इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि वो कुछ उनके एक्स्ट्रा सींग निकले थे, 2 पर निकले हुए थे। वो आप ही जैसे बच्चे थे, जैसे आप हो वैसे ही वो बच्चे थे, है ना। तो AIR 1 हो या 10 हो या कोई और हो, राइट, इतनी क्लोजर रैंक में तो ईश्वर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है
बट फाइट बड़ा कट टू कट होती है। तो कुछ पता नहीं है कि आप ही AIR1 हो जाओ अपने मेडिकल एग्जाम के। इज इट ओके या नहीं? यस मैम। यस तो मैम। इस सोच के साथ 1.5 साल पढ़ाई करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मेडिकल एग्जाम क्रॉस करना है, आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको इंडिया का टॉपर बनना है। आपको वो टीचर अब प्रोवाइड हो रहे हैं कि आप उनका इस्तेमाल कीजिए, और आप में वो कैलिबर है कि आप वो काम कर सकते हैं। हम टीचर एकदम बौने हैं, अगर आप लोग मेहनती नहीं है तो हम कितने भी स्मार्ट बने, लेकिन हमारी ताकत आप बच्चों की वजह से है। तो इसलिए आप बस ये मत पूछिए कि क्या आएगा, आप तो कहिए मैम जो रखना है रखो, मेरा तो सब तैयार मिलेगा। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस वो मैम। सारे सब्जेक्ट में, ये केवल केमिस्ट्री में नहीं बेटा, क्योंकि केवल केमिस्ट्री, तुम्हें केमिस्ट्री से तो प्यार हो जाएगा, इतना तो मैं तुम्हें बता दूं, क्लियर होना शुरू हो गया होगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी फुल ऑन फुल, यानी ऐसा लगे कि अरे एक नंबर आधा नंबर मिस हो गया तो क्यों हो गया, तो आपके पेरेंट्स भी सरप्राइज हो जाएं कि ये इस साल क्या मैजिक हो रहा है। इज इट ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। बस यस तो मैम। आगे से किसी टीचर से सिलेबस मत पूछो, आप उन्हें चैलेंज करो, अरे सर जो देना है दे दो, हम तो सब कर लेंगे, हम तो सब तैयार करके मिलेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसी अच्छे बात के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको नया कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाने जा रही हूँ। और बेटा हमेशा इस तरह की बातें जो है ना, ये फालतू की बातें नहीं होती, दे आर हाई एनर्जेटिक। हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं, हमसे जब कोई ऐसी बातें करता है तो हमारी एनर्जी 100 गुना ऊपर हो जाती है। हमें जब थोड़ी बहुत कोई इस उम्र में भी तारीफ कर देता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं हमें आज क्या लड्डू मिल गया। तो ये जो एनकरेजमेंट होता है ना, ये हर उम्र में अच्छा लगता है और इससे एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो ये यस कोई मैम। भाषण नहीं है या आपकी बटरिंग नहीं कर रही हूँ बेटा, आप में वो काबिलियत देख रही हूँ, आप लोगों में, राइट, ये काबिलियत देख रही हूँ। अरशद भी कमाल का बच्चा है, इतनी जल्दी इसने इतना कुछ समझना शुरू कर दिया। तो ये बच्चे बहुत अच्छे हो आप लोग, आपका बैच बहुत सरप्राइज रिजल्ट देने वाला है, और इसलिए एकदम लोगों को सरप्राइज करो पूरे साल। बस मैं तो बस ये सुनना चाहती हूँ कि जो टीचर कहे अरे इस बार तो मेडिकल बैच ने क्या कमाल कर रखा है, IIT बैच भी उसके आगे फेल हो रहा है। हाँ या नहीं? यस मैम। यस यस मैम। तो मैं तो क्या मैं सपने रात में देख सकती हूँ कि अब की बार मेडिकल की फर्स्ट रैंक मेरे घर से आने वाली है। यस मैम। यस मैम। तो ये जो 7 बच्चे अभी मेरे पास है और 10 बच्चे मेरे पास हैं, राइट, वो जो है पहले 10 की सीट पर काबिज होने वाले हैं। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये अच्छा लगता है, ये सपने देखने में, फिर उन्हें पूरा करने में मेहनत लगती है। चलो, तो नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट विल बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसे कहते हैं स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स, जो अलग से पढ़ाई जाती हैं। तो आई रिपीट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो गया। अब इसका मतलब आपको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट तक पहले आप इसे ध्यान से सुनो, तभी ये समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो जैसे अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो H2O2 एज अ कंपाउंड अगर पानी में मैं उसे डिसॉल्व करती हूँ, दैट विल बी H2O2 एक्वस सोल्यूशन। ये अगर मैंने तैयार किया है, मैं आपको बता दूं ये रूम टेम्परेचर पर ही रखे रखे बेटा डिकम्पोज होता है। कौन? पानी नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि आपको शायद पता हो पेरोक्साइड जो होता है वो वीकर बॉन्ड है। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो ये जो H2O2 है, ये इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है और इसमें कमजोर बॉन्ड है, तो ये रूम टेम्परेचर मिलने पर भी ये बॉन्ड टूटता रहता है। तो हुआ क्या कि ये H2O प्लस हाफ O2 बनाता रहता है, ये रिएक्शन होती रहती है। और तुम्हें मैंने बताया था कि पानी के मीडियम में जब भी वाटर बनेगा तो आप उसे एक्वस नहीं लिखोगे, आप उसे गैस लिखोगे। हाँ या नहीं? अरे क्या गैस लिखेंगे। एक सेकेंड मुझे पॉज दीजिए। हाँ, मैं गैस लिख रही थी इसलिए मुंह से निकल गया वो। तो आई रिपीट कि वाटर लिक्विड लिखोगे अगर मीडियम एक्वस है और वाटर बनता हुआ दिखे,
तो वाटर लिक्विड लिखोगे और बाकी O2 के साथ गैस। अब मुद्दे पर आओ, गलत जगह अभी नहीं रुको, ये तो सिंपल बात है, ये तो आपको मैम पता आपने है। फिर से जी लिख दिया। हाँ बेटा, O2 तो जी ही है, O2 वापस तो एल ही सुनो, बनेगा और O2 गैस है और O2 गैस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये जो H2O2 है ना, ये डिकम्पोज हो रहा है और यहाँ से O2 गैस रिलीज हो रही। अब ठीक है बेटा, यस मैम। और बिल्कुल सही लिख रही हूँ, ठीक है। तो आई रिपीट कि जो H2O2 है वो रूम टेम्परेचर पर ही थर्मल डिकम्पोज करता रहता है, हीट से टूटता रहता है और वो H2 और हाफ O2 प्रोड्यूस करता रहता है और ये जो O2 है ये गैस बन के बाहर निकलती रहती है। वैसे तो O2 बहुत ही कम पानी में सोल्यूबल है, लेकिन इसके क्वेश्चंस में हम मान के चलते हैं कि O2 बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि इस O2 के आधार पे ही कुछ कंसंट्रेशन टर्म बनाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनना और बोलना नहीं, बिल्कुल नया पॉइंट है आपके लिए, राइट। वो ये कि अगर कोई वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो एक कंसंट्रेशन टर्म है H2O2 सोल्यूशन का देता है, यानी वो लिखता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 aqueous solution बराबर 20, ऐसे लिख देगा, या इसकी जगह कभी कभी लिखते हैं 20V, ऐसे लिख देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं ऊपर से, एक सिंगल हाईलाइट कर देते हैं, डबल हाईलाइट कर देते हैं, राइट। तो इसका कुछ अर्थ होता है, मतलब ये जो है ये आपको इस बॉटल के ऊपर लिखा मिलेगा, इस बॉटल के ऊपर जो ग्लास है उसमें ये चिट लगी होगी कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दिस सोल्यूशन H2O2 एक्वस सोल्यूशन है वो 20 है, या कोई 20V करके कुछ लिखा होगा ऐसे। इसका अपने आप में एक मतलब होता है, वही इंफॉर्मेशन। ये 20V या 20 अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू बोल रहा है तो इसका क्या मतलब होता है वो ध्यान से सुनो कि इफ वी टेक, ध्यान से सुनना, 1 ml H2O2 aqueous solution and if it completely decompose, अभी लिखना नहीं कुछ भी, सुनो पहले ध्यान से, अजीब सी चीज है, completely decompose, decompose मतलब पूरा टूट जाता है, डिकम्पोज को तुम कन्वर्ट भी कह सकते हो, यूज कह सकते हो, completely use, right, then it produce volume of O2 बराबर 20 ml at NTP condition। बड़ा अजीब सा पॉइंट है, ये जो वॉल्यूम ऑफ O2 इसने दिया है बेटा, ये इसने NTP पर दिया है। मैं फिर से इसी स्क्रीन पर वो डायग्राम बना देती हूँ कि ये जो H2O2 एक्वस सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20V, ऐसे लिख देते हैं ये V का कुछ और मतलब है, ये V वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सिंबल बता रहा है कि 20V है ये, राइट। या सिर्फ 20 लिखेगा, क्योंकि कुछ देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ की भी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये यहाँ लिख देगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ, पूरा नाम लिखेगा या तो ऑफ H2O2 सोल्यूशन बराबर 20, या तो वो सिर्फ 20 लिख देगा या फिर 20V लिख के छोड़ देगा। तो इसका मतलब हुआ कि इफ वी टेक 1 ml H2O2 एक्वस सोल्यूशन, यानी ये जो सोल्यूशन आपको नीले कलर से दिखा रही हूँ, यदि मैं ये 1 ml सिर्फ लूं और मैं इसमें मौजूद H2O2 को पूरा डिकम्पोज हो जाने दूं, पूरा खर्च हो जाने दूं, तो इससे जो O2 प्रोड्यूस होगी वो NTP पर कितना वॉल्यूम शो करेगी बेटा, जल्दी बताओ। 20 ml। 20 ml। अब आगे सुनो कि इसका हम क्या करेंगे, ठीक। क्या अगर, और एक बात और बेटा, 1 ml जो है वो सोल्यूशन का वॉल्यूम है, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। जो 20 ml है वो गैस का वॉल्यूम है, हाँ या नहीं? यस मैम। वो Yes, गैस ma'am. जो यहाँ से रिलीज हो रही है और उस गैस को आप NTP पर मेजर कर रहे हो, द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस जो बाहर निकली उसे पाइपलाइन के थ्रू उस सिलेंडर में भेज दिया गया, राइट। मेजर एट
एनटीपी कंडीशन। आप समझ आया हो क्या रहा है? यस मैम। ठीक है। अब अगर आपने मुझे वॉल्यूम ऑफ O2 गैस को मेजर करके दे दिया है एट एनटीपी, तो कहीं ना कहीं आपने मुझे वो रास्ता दे दिया है कि मैं मोल ऑफ O2 निकाल सकूं। बोलिए। यस मैम। Yes, तो ma'am. क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 ml H2O2 एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, प्रोड्यूस मोल ऑफ O2। अब एनटीपी क्यों लिखो, मोल निकाल रही हूं सीधा, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू V में जनरल सिंबल लिख रही हूं सो दैट मैं यहाँ 20 डाल सकूं, राइट। तो देखो V डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बोलो बेटा। अच्छा लीटर लिखा मैंने, जबकि वॉल्यूम में किस यूनिट में ले रही हूँ? ml। हाँ, तो आप मुझे सलाह दो कि मैं क्या करूं। 2240 into 1000. अभी तुम लोग ना बुद्धू होने लग गए हो, तो मैं पहले एक बार 22400. हाँ, इतना हाँ। इंटू 1000 बोलने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर ml में गिवन है तो एनटीपी पर, तो उसे 22400 से कर दो, तो मतलब वही बात हो गई। कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ 20 ml, चलो पहले वैल्यू लिखती हूँ वरना हो सकता है अरशद कंफ्यूज हो जाए अभी। तो 20 ml अपॉन 22400 ml, राइट। क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू वॉल्यूम Yes, ऑफ ma'am. दैट गैस एट एनटीपी, और अगर इन ml है तो आप किससे डिवाइड करते हो? 22400 ml से, जिससे ml कट जाए और मोल ऑफ गैस मिल जाए। बोलो बोलो बोलो। यस मैम। अब क्या है कि मैं 20 लेके इसलिए चल रही हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आए, लेकिन एक्चुअली मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो मैं उस 20 को जनरल V कहने जा रही हूँ कि सिंबल वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सिंबल ले रही हूँ V, ऐसे ही ले लिया। 1V नहीं है ये, ऐसे ही जनरल सिंबल ले लिया V, ठीक है। तो क्या मैं इसे डिवाइड करूंगी, V ml अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 22400 ml से इसे डिवाइड कर दूंगी, इससे मुझे मोल ऑफ O2 गैस मिल जाएगा। बताओ अभी तक जितना पढ़ाया वो पकड़ में आया कि मैं कह क्या रही हूँ? यस मैम। मैम 20 मैं इसलिए लिख रही हूँ सो दैट तुम्हें समझ आए वैल्यू क्या डालनी है। V मैं इसलिए लिख रही हूँ सो दैट तुम्हें समझ आए मैं कुछ फॉर्मूला भी क्रिएट कर रही हूँ हाथों हाथ। और मुझे बताओ ये कितने ml H2O2 सोल्यूशन में निकाला है? 1 ml. 1 ml। तो क्या मैं इसी सोल्यूशन में यानी 1 ml H2O2 सोल्यूशन में कितना H2O2 मौजूद था, राइट, O2 प्रोड्यूस होने से पहले, वो निकाल सकती हूँ? यस मैम। यस मैम ऑफ H2O2 was present, अभी नहीं है, was present। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि वही अब तो तो O2 में कन्वर्ट टोटली डिकम्पोज हो गया। हो गया ना। तो खत्म, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या मैं बैलेंसिंग फिर याद दिला दूं, वरना स्क्रीन ऊपर ले जानी पड़ेगी। H2O प्लस हाफ O2, तो बताओ मोल ऑफ H2O2 बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाय हाफ। बोलो। Ma'am. यस मैम। तो क्या मैं ये हाफ का ये जो हाफ है इसका 2 ऊपर ले जाऊं और यहाँ लिख दूं 2 इंटू मोल ऑफ O2? बोलिए प्लीज। Yes, ma'am. यस मैम उम्मीद है मैं बल्कि छोटे छोटे स्टेप सारे बता रही हूँ। तो आप मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है 2 इंटू मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 की जगह क्या लिख दूं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी Yes, yes, 20 ma'am. अपॉन 22400, आया नहीं? यस मैम। तो ये कौन से H2O2 के मोल है पहले ये बताओ। ये वो मोल ऑफ H2O2 है जो 1 ml H2O2 सोल्यूशन में मौजूद था। बोलिए। Yes, यस ma'am. मैम। बार में इसके सामने लिख के याद दिला देती हूँ, ये वो है। और कोई सोचे मैंने 2 इंटू क्यों लिखा, तो शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर कहीं जगह मुझे नहीं मिल रही है, यहाँ कहीं लिख दे कि मोल ऑफ H2O2 बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाय हाफ। ये रिलेशन मैंने यूज किया है बेटा, बड़ा छोटा सा लिखा है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जिनको आता है उन्हें पकड़ में आ जाए, ठीक। और वही 2 पर चला गया। अब मुझे ये बताओ, ये 2 ये तो 22400 तो काटेगा, अरे हाँ या नहीं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये 2 जरूर आएगा फॉर, देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मैंने V क्यों लिख दिया, क्योंकि वो V 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन ये 2 into मोल ऑफ O2 की वजह से ये 2 जरूर आएगा यहाँ। बोलो यहाँ। Yes, ma'am. Yes, तो मैं फॉर्मूला ऐसा क्रिएट करूं कि जो फिक्स चीजें आ रही वो तो कट कट आ जाए, जो वेरिएबल है जो बदल सकता है उसको वैसे V बना के रहने देती हूँ। वो जो मैंने 20 लिया था ऊपर उसे मैंने V कह दिया जनरल, है ना। अब देखो क्या 1 ml H2O2 सोल्यूशन में अगर इतने मोल H2O2 मौजूद हैं तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 सोल्यूशन क्या होगा बताओ, बोलो मैं सुन रही हूँ। इट इज मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन। वो जो बीकर बनाया था भूल गए हो तो फिर बना देती हूँ। ये जो H2O2 एक्वस सोल्यूशन बनाया था इसी से O2 बाहर निकली है जिसे तुमने एनटीपी पे मेजर किया है। तो दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और ml में ले रहे हो तो ऊपर into 1000। अरे बोलो बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो क्या मैं कह सकती हूँ मोलैरिटी ऑफ H2O2 सोल्यूशन इक्वल टू व्हाट, यहाँ रखो मोल की वैल्यू V/11200 into वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 ml, हाँ या नहीं, Yes, Yes, ma'am. into Yes, 1000। ma'am. क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सोल्यूशन बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। बोलिए बेटा। yes, Yes, ma'am. यानी अगर मैं आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 दे रही थी तो इसका मतलब है कि अगर 20V करके ऐसे लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, और ये जो टर्म आपने अभी पढ़ा है ये केवल और केवल H2O2 सोल्यूशन के लिए ही डिफाइंड होता है, क्योंकि ऐसे O2 इस प्रोपोर्शन में तो H2O2 में ही निकलेगी ना, किसी और में नहीं करने लगना ये वाला टर्म, समझ गए। Yes, Okay, ma'am. ठीक है, और तो ये 20 है, अगर ऐसा दिया है तो मैं बिना कुछ करे क्या मैं मोलैरिटी ऑफ H2O2 सोल्यूशन निकाल ले जाऊंगी, Yes, यानी ma'am. मैं क्या लिखूंगी इसको, दैट विल बी 20/11.2 मोल पर लीटर। अरे बोलो बच्चों। yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, मैं ma'am. आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे यूज करोगे। ठीक है, एक बार वापस देख लो कि मैंने क्या क्या किया। ठीक है, लिखते भी जाओ और मैं बोलती भी जाती हूँ सो दैट आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, राइट। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का पहले तो मैं एक बार मतलब याद दिला दूं कि अगर, और वही पहले भाषा भी आपको लिखाती हूँ कि अगर किसी सोल्यूशन H2O2 एक्वस सोल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ, राइट, उसने कुछ दे रखा है V, तो इसका अर्थ है कि यदि मैं 1 ml H2O2 एक्वस सोल्यूशन लूं, then yeah, if it completely decompose या it completely dissociate right into oxygen, तो जो वो O2 प्रोड्यूस करेगा एट एनटीपी कंडीशन वो O2 का वॉल्यूम V ml होगा। बोलो बेटा। Yes, ma'am. ये इसका मतलब होता है, तो पहले आप पूरा नोट कर लो फिर मैं इसका मतलब लास्ट की लाइन में लिखाऊंगी। आप इसको नोट कर लो, पहले बता देना स्क्रीन जब ऊपर करनी हो। मैम ऊपर कर ये मैंने 20 ml वाली लाइन किसके लिए लिखी है, मैं रेड कलर से उसी के साथ लिख देती हूँ कि इफ, वो जो उधर कोने में लिखी वो यहाँ लिख लो, इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is 20, then right, then एक लाइन में बोल रही वहां मुझे जगह नहीं मिल रही, आप लिख लेना, then it give us information। याद है इस तरह का लाइन बोलती हूँ, तो then Yes, ma'am. it give us information। अब आप पूरा लिख लो। मैम ऊपर कर दीजिए।
और नीचे कर दीजिए। मैम थोड़ा मिस हो गया, ऊपर कर दीजिए। और 1 ml वाली लाइन नहीं मैम बस। यस मैम बोलिए। फॉर्मूला दें ऊपर वाला। मैं वर्टिकल कर दूं क्या, दिखाई देगा? ठीक है, यस ऐसे मैम। ऐसे नो ही मैम ठीक है। तो दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा हो जाता है सब। मैम नीचे कर दीजिए। कितना बताना। और एग्जाम्पल। इसीलिए जो सिंपल टॉपिक्स हो ना वो साथ साथ लिखा करो, क्योंकि ऐसे रुकना पड़ता है। लेकिन ये टफ टॉपिक है, टफ पहली बार पढ़ने वालों के लिए। उसके बाद तो इजी टॉपिक है, तो इसको तो आपको पेन रोक के ही समझना पहले बहुत जरूरी था, वरना मैं साथ साथ लिखा देती तो ये टाइम लैग नहीं होता। तो सिंपल टॉपिक्स तो साथ साथ लिखते चला करो। हो गया मैम। हो गया बच्चों? नो यस मैम अभी नहीं है। यस मैम डन। ठीक है, राइट। एक बार आप देख लो आपको इसकी हर बात समझ आई है या नहीं, तब मैं इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन बनाने क्रिएट करूं सभी बच्चे। चलो मैं एक बार और दूसरी वैल्यू के साथ प्रैक्टिस कराती हूँ, इनफैक्ट क्वेश्चन की तरह बात कर लेते हैं। देखो, एक तो फॉर्मूला तो हमें समझ आ गया कि भाई फॉर्मूला आगे के बाद एक्चुअली लॉन्ग टाइम में तो वो फॉर्मूला रह जाता है दिमाग में। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, और केवल नोट पॉइंट तो जरूर लिख लेना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ केवल किसके लिए यूज करी जाती है, ओनली फॉर H2O2 एक्वस सोल्यूशन। ये बात लिख लो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ concentration term is used for only H2O2 aqueous solution, यानी ये किसी और की मोलैरिटी नहीं देने वाला। इज इट ओके? यस मैम। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा था, हाँ, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटलेस टर्म होगा।
अब बात आती यूनिट लेस क्यों होगा, ये बात मुझे आपको समझाना है, राइट। मोलैरिटी यूनिट लेस नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यूनिट लेस है, राइट। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 1 ml की जगह, ये देखो अभी डेरिवेशन स्टेप्स में या मतलब जो बताया था, यहाँ अगर मैं 1 ml की जगह, ध्यान से समझना, अगर मैं 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन ले लूं, सुन रहे हो या नहीं, यस मैम। तो मुझे जो वॉल्यूम ऑफ O2 है वो भी लीटर में लेनी पड़ेगी। ऊपर दिखाऊं तो बात ज्यादा समझ आएगी। यहाँ पर बोलो, दोबारा बोलो। यस मैम। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर शुरुआत में माना था कि 1 ml अगर मैं H2O2 एक्वस सोल्यूशन लूं तो O2 जो NTP पे प्रोड्यूस हुई वो 20 ml होगी। दोनों ml में क्यों लिया, क्योंकि इनकी मदद से, राइट, जब आप अगर मैं लीटर में लेती, अगर कहती 1 लीटर H2O2 एक्वस सोल्यूशन ले रही हूँ तो वॉल्यूम ऑफ O2 के लिए भी कहती 20 लीटर एट NTP। इससे फायदा क्या होता, उससे जल्दी सॉल्व होता और आंसर भी जल्दी आता। तो मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, जब आप H2O2 एक्वस सोल्यूशन, अभी समझाती हूँ कि आंसर कैसे सेम आता, लेकिन ये पॉइंट सुन लो पहले। अगर मैं 1 लीटर के लिए इसे डिफाइन कर रही हूँ, और डिफाइन कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, 1 ml H2O2 सोल्यूशन बाहर निकाल लिया और उसको डिकम्पोज करा के पूरा O2 को ऑब्जर्व कर लिया, उससे उसकी जो है मोलैरिटी का आइडिया लग जाता है। अब सोचो अगर 1 लीटर निकाल करके ये काम करेंगे तो H2O2 तो आप पहले ही खा गए उसका पूरा, नहीं समझे आप। अरे 1 लीटर में मौजूद पूरा H2O2 तो आपने डिकम्पोज करके O2 बना लिया, यस मैम। तो सोल्यूशन में H2O2 बची कहाँ तुम्हारी, तुमने 1 लीटर H2O2 जो है वो केवल उसका मोलैरिटी मेजर करने में खर्चा कर दिया और वो सोल्यूशन बेवजह डिस्ट्रॉय हो गया, बेकार हो गया। अरे यस बोलो। मैम। तो यूजुअली जो है ये ml में ही यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने अगर लीटर में पढ़ाया या यूज किया तो वो टेक्निकली गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैसे, ये बता देती हूँ। अगर यहीं पर मैं इसी नोट पॉइंट में तुमसे कह दूं कि अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ V मान रही हूं, तो इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ H2O2 सोल्यूशन, तो मैं कह रही हूं ये V है, ठीक है। और ये जो V है ना, ये भी सुन लो, इसको लोग हाईलाइट कर देते हैं ऊपर से, राइट। इस V का मतलब ये नहीं है कि ये वॉल्यूम है किसी सोल्यूशन का, ये एक इंफॉर्मेशन है। जैसे ये 20 है, अब मैं इसके आगे 20 लिखूंगी तो तुम्हें समझ आएगा। V तुम कंफ्यूज करोगे कि मैम ने 1V लिख दिया क्या, नहीं 1V नहीं, ये अननोन सिंबल बना रही हूँ, सुन रहे हो। तो मैंने इसको कहा कि अगर इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है यानी 20 है, तो ये इट गेव, अब 20 लिख दूंगी तुम 20 फिक्स करने लग जाओगे, 20 30 कुछ भी है, तो इट गिव अस इंफॉर्मेशन क्या, कि इफ वी टेक, अब ये 20 हटा दो वरना तुम 20 इसे कर दोगे, कि इफ वी टेक 1 लीटर H2O2 aqueous solution, then right after complete reaction, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन किसकी, ऑफ H2O2, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस, क्या लिखाने वाले हो, V लीटर एट NTP, बोलो भाई। यस मैम। और तब तेरा आंसर जल्दी आएगा बेटा, क्यों, मोल ऑफ O2 बराबर क्या आ गया, V लीटर अपॉन 22.4 लीटर, वो 1000 का टर्म ही नहीं आएगा, बोलो जल्दी। यस मैम। यस मैम। है ना। अब ये 1 लीटर H2O2 में, ये 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन में, ये पहले तो मैं H2O2 के मोल निकाल दूं, तो अब H2O2 के मोल इसी में कर रही हूँ, थोड़ा सा एक लाइन बचा लेती हूँ। इज दैट 2 into मोल ऑफ दिस, यानी into 2, बोलो बेटा। यस मैम। तो क्या मोल ऑफ H2O2 किसमें, इन 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन, ठीक है, मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट, वॉज प्रेजेंट कितना, बताओ, ये सॉल्व करो, ये तो कट गया, V by 11.2। ये तो 11.2 V हो ही by गया, और V को हाईलाइट करके लिखते हैं लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है, बच्चे इसे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ना समझे, तो ये लोग ऊपर से डबल कान लगा देते हैं या सिंगल कान लगा देते हैं, यानी कि हाईलाइट कर देते हैं उसे एक्चुअली।
तो जिससे पता लग जा रही है कॉमन वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो दिस डिवाइडेड बाय 11.2, तो क्या मैं इससे, यही तो मोलैरिटी हो गई। क्यों? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी? 1 लीटर सोल्यूशन में मौजूद मोल्स ऑफ सोल्यूट। बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। तो मैं वैसे, लेकिन अगर ये बात तुम्हें डायरेक्ट ना कहती तो कहती मोलैरिटी निकालो H2O2 सोल्यूशन की, तो तुम क्या कहते? मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जब लीटर में तो सीधा लिखूं, कन्वर्टेड क्यों लिखूं? यस and that will be मैम। what we highlighted V upon upon 11.2 divided by 1, 1.2। तो क्या डायरेक्टली आ जाता और कम लाइनों में आ गया। तो मैंने कम लाइनों वाला काम क्यों नहीं कराया? जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो पहले बता दूं। और आप बताओ ये यूनिट लेस क्यों है? क्योंकि जब आप यहाँ वॉल्यूम अगर ml में लिख रहे हो तो ये भी ml में लिख रहे थे, याद करो। यस मैम। Yes, ma'am. और जब आप इसे लीटर में लिख रहे हो तो ये भी आप लीटर में लिख रहे हो, क्योंकि निकाल तो आप मोल रहे हो ना उससे, तो टर्म तो यूनिट लेस हो जा रहा है ना बेटा। यस मैम। बस इतनी सी बात कहनी है मुझे। तो बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज अ यूनिट लेस टर्म, हाँ या नहीं? यस मैम। यस लिख मैम। लो यहाँ पर। और अब इसको भी नोट करना है पूरा, कोई कंजूसी नहीं। अभी तो आप लोगों को आता ही कितना है कि उसमें फिल्टर करे, अरे मैम मैं समझ गया। नहीं भाई, सब जो इतना टीचर लिखाएगा सब लिखना है। तो यहाँ लिख दे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज यूनिटलेस टर्म। किसी अलग कलर से लिखना, क्योंकि वो हाईलाइट होना चाहिए, पॉइंट खो नहीं जाना चाहिए आपका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ऊपर से नोट करो पहले इसे, यहां से। ये अगला नोट पॉइंट था मेरे लिए। एक नोट पॉइंट ये था, दूसरा नोट पॉइंट में ही मैं ये लिखा रही हूँ कि दूसरी डेफिनेशन भी चलेगी लीटर में। बताना, स्क्रीन ऊपर करना है। यस मैम, ऊपर कर दीजिए। एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर किया। हाँ। बस और बस बस बस। हो गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अब मैं एक आखिरी बात आपको जरूरी इंफॉर्मेशन की तरह इसी नोट पॉइंट में लिखा दूं। अभी एक कंसंट्रेशन टर्म अगली क्लास में और पढ़ाऊंगी, ठीक है? और उसके बारे में उसी समय बता दूंगी, राइट? लेकिन अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए हैं। तो इनमें से कौन से हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और कौन से हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसके लिए एक लाइन में इंफॉर्मेशन सुन लो। अगर किसी भी टर्म में, अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम यूज हो रहा है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। रुको 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 रुको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज हो रहा है, ये वॉल्यूम नहीं था बेटा ऊपर जो अभी तुमने पढ़ा, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं था, ये वॉल्यूम ऑफ O2 गैस है जो एनटीपी पे निकली। सुनाई दिया या नहीं? Yes, ma'am. यस लेकिन मैम। इसमें जो मोलैरिटी का कन्वर्जन आ गया, यानी मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ यूज हो गए, तो मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज हो रहा है, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, तो ma'am. जितने ma'am. कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे बेटा जिनमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज हो,
उन आप गर्म कर दोगे सोल्यूशन को। और एक और बात, हम मास लॉस नहीं मान रहे हैं, हम कंटेनर को बंद करके गर्म कर रहे हैं, यानी हम पानी को उड़ने नहीं दे रहे हैं, उसे कंडेंस करके वापस बुला ले रहे हैं, ऊपर जगह नहीं दे रहे हैं हम कि पानी उड़ जाए, यानी मास लॉस नहीं मानने जा रही हूं मैं। सुना आपने? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन इसके बावजूद टेम्परेचर चेंज करने पर, इंक्रीज करने पर, चाहे लिक्विड ही क्यों ना हो, आपका थोड़ा एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम में। Yes, ma'am. Yes, जल्दी ma'am. बोलो क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तो जब Yes, वॉल्यूम ma'am. का एक्सपेंशन होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मास तो आप चेंज कर नहीं रहे हो सोल्यूशन का, और वॉल्यूम एक्सपैंड हो जा रहा है, चाहे इतना नहीं कि गैस की तरह एक्सपैंड हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 ml का भी फर्क पड़ा तो यार मोलैरिटी टर्म तो बिना मास बदले चेंज हो जाएंगी सारी की सारी। लेकिन कौन वाली? जिनमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टर्म यूज हो रहे हैं। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर सिर्फ मासेस यूज हो रहे हैं तो वो, क्योंकि हम मास लॉस नहीं मान रहे, हम बंद कंटेनर में गर्म कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे जैसे बताओ, Molality. Molality. ये देखो बोल दिया इसने, तो ये मोलैरिटी, इसमें वॉल्यूम आएगा, है ना, और मोलैलिटी में मोल्स मतलब आएंगे, तो मोलैरिटी आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंट और मोलैलिटी आ गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसी तरीके से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बोलो बेटा, Yes, ma'am. इसी तरह से परसेंटेज Percentage वॉल्यूम volume by बाय volume. अच्छा, एक और बात, कोई बेवकूफी ना करना कि मैम ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है तो एक्सपेंशन कट जाएगा। अरे ये दो अलग लिक्विड है, इनका वॉल्यूम एक्सपेंशन अलग अलग रेशियो फॉलो करेगा, समझा या Yes, नहीं? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसलिए ऐसा मत कहना कहीं भी वॉल्यूम है मतलब ये आ गया। और अभी हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ा बेटा, है ना, तो उसमें भी मोलैरिटी आ गया, वॉल्यूम Yes, स्ट्रेंथ, राइट। ये ऑफ H2O2 सोल्यूशन, और 1-2 कोई और होगा तो वो भी ऐड करा दूंगी, लेकिन राइट, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। कंसंट्रेशन टर्म और मोलैलिटी हो गया, और क्या? परसेंटेज वेट बाय Eight. मोल फ्रैक्शन हो गया, बोलो Yes, पूरा नाम ma'am. लिख लो, पूरा नाम, मोल फ्रैक्शन। यानी ऐसा कोई भी टर्म हो सकता है, इन फ्यूचर हम कोई और टर्म पढ़ें, राइट। अभी मैं ओलियम पढ़ाऊंगी, उसके बारे में इनमें आकर उसे ऐड करूंगी, किसमें पढ़ाने के बाद बताऊंगी। तो मोल फ्रैक्शन हो गया, दे आर, राइट, या कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो सिर्फ मास पे डिपेंड करे, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। रीजन आप अपनी तरफ से पेन चला दो क्योंकि अब मैं क्लास लीव करना चाह रही हूँ। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ठीक करके लिखो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और रीजन अपनी तरफ से यहाँ लिख लो कि अगर कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म मौजूद है then it becomes temperature dependent. If any concentration term, volume of solution term is used, then it is temperature dependent. बस ऐसे लिख लो। चलो, क्लास आज की समझ आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आज का होमवर्क है पैकेज एक्सरसाइज 2 और 3 से जितने कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन हैं, राइट, और आए हुए क्वेश्चन जितने हैं आप उनमें नजर डाल लें। सारे कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखिए, ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको, 4-4, 3-3 मिलेंगे हर एक्सरसाइज में। ओके, Okay, ma'am. Yes, चलो, थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you, ma'am। Thank you, ज्यादा ma'am. वो आप कर चुके हैं। Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू।